नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे यात्रा रही छूट, व्यापारी रहे टूट। उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश आफत की बारिश बनती जा रही है। प्रदेश भर में भारी बारिश की वजह से 200 से अधिक सड़कें अवरुद्ध चल रही हैं और इस बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी मलबा आने के कारण हाईवे बाधित हो गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद होने से जोशीमठ और आसपास के इलाकों में 2000 से अधिक तीर्थयात्री पिछले कई घंटे से फंसे रहे। हालांकि इस बीच पैदल मार्ग से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, साथ ही मार्ग को सुचारू करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की इस चेतावनी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों से मौसम की जानकारी लेकर और पूरी तैयारी के साथ आने का अनुरोध किया है। इस बीच होटल कारोबारियों ने राज्य सरकार से चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है। होटल कारोबारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या में काफी गिरावट आई, यात्रा से जुड़े कारोबारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में सरकार को पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर देना चाहिए। वहीं चारधाम यात्रा के बीच कांवड़ यात्रा की भी इसी महीने से शुरुआत होने जा रही है। इस यात्रा में भी करोड़ों भोले के भक्त आएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के साथ ही कांवड़ यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार भारी बारिश के बीच चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा का सकुशल संचालन कर पाएगी? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार के लिए भारी बारिश के बीच धार्मिक यात्राओं का संचालन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। प्रदेश भर में भारी बारिश की वजह से 200 अधिक सड़कें अवरुद्ध चल रही हैं। इस बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी मलबा आने के कारण हाईवे भी बाधित हो गया है। बारिश की वजह से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी कमी देखने को मिल रही है। इस बीच होटल कारोबारियों ने राज्य सरकार से चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है। होटल कारोबारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या में काफी गिरावट आ गई है। यात्रा से जुड़े कारोबारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में सरकार को पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर देना चाहिए। काफ़ी समय से देखा जा रहा है यात्रा बिल्कुल हल्की हो गई है, और जिससे जो है पूरे यमुना घाटी में क्या चारधाम में इसका काफ़ी असर पड़ा है। और मुझे जो लगता है कहीं न कहीं इसमें जो सरकार के द्वारा जो पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी सीमित संख्या का, उसका भी इसमें काफ़ी असर पड़ा है, और जिससे यात्रा बाधित हुई है। क्योंकि अगर सीमित संख्या ना होती, क्योंकि उस समय यात्रियों को काफ़ी कष्ट जगह जगह रुकना पड़ा, जगह जगह उनको जो है चेकिंग के नाम पर रोका गया। शायद मुझे लग रहा है सरकार के द्वारा एक अच्छा निर्णय नहीं था, क्योंकि धामों में कभी भी सीमित संख्या का प्रतिबंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि धामों में हमेशा खुला होना चाहिए और उसमें व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अगर संख्या बढ़ती है तो उसमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि भैया किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इस चीज़ को आप सरकार को दिखाना चाहते हैं। 6 दिन जो है यात्रा कुल बढ़िया चली, उसके बाद जो है एकदम जो है ठप हो गई। हमने जानिए प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ लीज में जा रखा है, महंगे महंगे लोगों ने जो है लीज पे उठा रखा है होटल है, वो बेचारे कहाँ से देंगे। दूसरी बात हम लोगों ने जो है लोन ले रखा है, हम लोग कहाँ से देंगे लोन उनका। मैं ये कह रहा हूँ कि यात्रा एकदम जैसे लगा कि 6 दिन जो है जिस हिसाब से यात्रा चल रही है, उस हिसाब से अगर यात्रा चलती तो शायद हो सकता है कि सभी होटल व्यवसाय वाले बेचारे जो हैं लोन दे पाते हैं। यहाँ दुकानदारों को भी निकलता, व्यवसाय पब्लिक का भी निकलता, लेकिन हम क्या करें, हम परेशान हैं। और जिनको हमने लीज पे दिया है। आपको बता दें कि अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए हैं। इस बीच 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा का आगाज होने जा रहा है। इस कांवड़ यात्रा में करोड़ों शिव के भक्तों के आने की उम्मीद है। वही विपक्ष का आरोप है कि धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए भी कोई तैयारी नहीं की। वहीं सरकार का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी हैं। विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है की अव्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में रही हैं, कांवड़ यात्रा में उस तरह की अव्यवस्था न रहे। सरकार को अभी से उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। करोड़ों आदमी हरिद्वार में आएगा,
और पिछली बार का रिकॉर्ड देख के आना चाहिए, 5 करोड़ से ऊपर आदमी जमा हो गया था। तो ये मान के चलना चाहिए कि 5 करोड़ से बढ़ के आदमी आएगा। आप हरिद्वार को जाम से कैसे मुक्ति दिलवाओगे, इस तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिए। सरकार का इन चीज़ों में ध्यान नहीं है। सरकार का तो एक ही चीज़ में ध्यान है, भाई यूसीसी लागू करेंगे और प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव, प्रदेश का जो सामाजिक ताना बाना है उसको नष्ट करने का काम करेंगे। देखिए, पिछले 2 महीने से लोकसभा चुनाव से पहले, लोक चुनाव के बाद लगातार वनाग्नि भी इस प्रदेश में देख ली है। चारधाम यात्रा में अब जिस तरफ से सावन आया है, बरसात शुरू हो गई है, अब आप देख रहे हैं कि सब जगह जिस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है और रोडें बंद हो रही हैं लगातार, जिस तरीके से पानी बरस रहा है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, उससे नुकसान जो हो रहा है, ये तमाम इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं आज के इस समय जो है हमारा जो प्रदेश है वो सह रहा है। और सरकार की जो तमाम कोशिशों के बावजूद, उनके दावों के बावजूद जो समस्याएं हैं उनका निदान नहीं हो पा रहा है। चारधाम यात्रा भी पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी है और अब तो जो स्थिति है उसमें वहाँ के तीर्थ पुरोहित कह चुके हैं कि ये सीमाएं हैं, जो रजिस्ट्रेशन की जो बाध्यता है, इसको हटा दिया जाए। उनका कहना है कि अब सीमित मात्रा में जो तीर्थ यात्रियों को ऊपर जाना चाहिए था उस सीमा को हटा के उन खोल देना चाहिए। ये उनका आग्रह है सरकार के। सरकार को उसके बारे में भी चिंता करनी चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की छवि जो पूरे देश भर में और विश्व भर में आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो छवि पूरे देश में एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जो साबित हो रही है, उसको लेकर के मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं परेशानी में है और वो उत्तराखंड राज्य के विकास को और उत्तराखंड के बढ़ते उत्तराखंड के और विकसित बनते उत्तराखंड को देखना नहीं चाहती है, इसलिए इस तरह से वो बयानबाजी करती है। कुल मिलाकर प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बीच राज्य सरकार के लिए चारधाम यात्रा का संचालन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। जगह जगह मार्ग बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चारधाम यात्रा पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर धामी सरकार कैसे चारधाम यात्रा के बीच कांवड़ यात्रा का संचालन कर पाएगी। क्या धामी सरकार चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म करेगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। एक और जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा भी अवरुद्ध चल रही है। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में विपक्ष के कई सवाल हैं कि आखिर चारधाम यात्रा को लेकर जो कटघरे में सरकार को खड़ा ही किया गया है, लेकिन क्या अब कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियां की हैं? आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शीशपाल सिंह बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, और रतनमणि डोभाल जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो शुरुआत शीशपाल जी आपसे ही करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर, तो सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया कि भाई सरकार ने तैयारियां नहीं की थी, और अब जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, या हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं और रात भर भी अवरुद्ध चल रही है, व्यापारी नाराज चल रहे हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस पर? सबसे पहले तो ये जी चारधाम यात्रा की जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर कोई सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं करे और समय पे एसी कमरों से बाहर निकले, होमवर्क करे। अगर होमवर्क नहीं करी, व्यवस्थाएं गड़बड़ाएंगी तो सरकार को ही कहा जाएगा, दूसरे को किसी को नहीं कहा जाएगा। कोई इंटेंशन नहीं है किसी का सरकार को घेरने का, लेकिन जिम्मेदारी तो बहुत सरकार की है, सरकार को समझना चाहिए। हाँ, ये चीज। दूसरा, अब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और आप देखिए कि कांवड़ यात्रा में जिस तरीके से श्रद्धालु आते हैं, छोटी मोटी संख्या में नहीं आते हैं। लगभग मुझे लगता है कि इस बार 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में आएंगे, और इतना बड़ा जब श्रद्धालुओं का सैलाब आएगा तो पूरी की पूरी जो यातायात की व्यवस्था है वो चरमराएगी। और जिस तरीके का दबाव हरिद्वार पे रहेगा, हरिद्वार से लगते हुए जितने भी हैं यहाँ, चाहे देहरादून हैं, जो मुरादाबाद की तरफ से आते हैं, वो सब के सब जो है हमारे कुमाऊं वाले रूट को भी प्रभावित करेंगे। और तो अब तो कांवड़ यात्री चारधाम यात्रा में भी जाते हैं, तो सारी जगह व्यवस्थाएं संभालना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए सरकार ने जमीनी स्तर पर क्या तैयारियां की, हम तो लगातार सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रहे हैं कि
पूरा होमवर्क किया जाए। आपने जो रिजर्व एक्स्ट्रा फोर्सेज मंगानी है वो आपने मंगा ली है, जो श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्थाएं हैं वो हो गई हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कतें न हो। जिस तरीके से आपने देखा कि श्रद्धालुओं तो कई दिक्कतें हुई पिछली बार कांवड़ यात्रा के दौरान, कई श्रद्धालुओं की मौतें भी हुई। तो इस प्रकार की अपने घटनाओं का जो है सामना न करना पड़े, तो उसके लिए अब सरकार ने क्या होमवर्क किया है, तो जैसे ही यात्रा शुरू होगी तब उसकी पोल पट्टी खुलेगी। लेकिन देखने में ये आ रहा है, ये सीधी दिक्कत होता है कि जब सरकार को, तंत्र को जागना चाहिए तब वो जागते नहीं है, तब तो एसी कमरों से बाहर निकलते ही नहीं है। क्योंकि धर्मस्व मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है, हमारे पर्यटन मंत्री, वो लगातार प्रवासी मंत्री बने हुए रहते हैं। उनको तो यहाँ चार धाम यात्रा से लेना देना नहीं, कांवड़ यात्रा से लेना देना नहीं। यहाँ कभी कभार उनके बयान जरूर आते हैं, जब स्थितियां बिगड़ती हैं तब जाकर के वो कभी प्रकट हो जाते हैं। तो ये स्थितियां क्यों बिगड़े, उसके लिए सरकार को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। और मुझे अभी भी लग रहा है कि सरकार ने तैयारियां करने में बहुत देरी कर दी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा भी प्रदेश है, और यहाँ पर मुझे लगता है जितने पैनलिस्ट मेरे साथी बैठे उनका भी प्रदेश है। इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि कांवड़ यात्रा में अव्यवस्था हो या चार धाम यात्रा में अव्यवस्था। हम सब चाहते हैं कि बहुत व्यवस्थित तरीके से, निर्विघ्न रूप से यात्रा जो है संपन्न हो, क्योंकि हमारे प्रदेश की छवि का भी सवाल है। लेकिन जब व्यवस्थाएं सरकार ने सुधारती है और व्यवस्थाएं गड़बड़ाती हैं और प्रदेश की छवि खराब होती है, तो हम इसीलिए सरकार को बार बार आगाह कर रहे हैं। और मुझे इस बार भी व्यवस्थाओं में कोई सरकार की जागरूकता नजर नहीं आ रही है, सीधी मैं बेबाकी से कहना चाह रहा हूं जी। वापस आते हैं, कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। जपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर भी, साथ ही साथ चार धाम यात्रा अवरुद्ध है, और मैं चाहूंगी जरा जो व्यापारियों का मुद्दा है उस पर भी। देखिए सोनी जी, उत्तराखंड में ये करीबन चौथी पांचवी आपकी डिबेट होगी देवभूमि के जंगल में। हर रोज आप लोग चिंता जता रहे हो, फिर वो चाहे नेशनल हाईवे बद्रीनाथ में जो है बंद हो जाना हो, सैकड़ों घंटे से यात्री परेशान हैं, वहाँ फंसे पड़े हैं, उनको सरकार निकाल नहीं पा रही है। फिर चाहे व्यापारियों का मसला हो, जो रो रहे हैं, उनका लोन लेकर जिन्होंने व्यापार वहाँ पर खड़ा किया है, उनका कहना है कि सरकार ने पंजीकरण के बहाने व्यापारियों की कमर तोड़ दी, जिस कारण उनको आर्थिक संकट हो गया। वो पंजीकरण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है यात्रा बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, ये सरकार की नाकामी है, हमको आर्थिक चोट सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है, पंजीकरण को रद्द करो। ये वो जनता की उस आवाज को, व्यापारियों की, पंडे पुरोहितों की आवाज को आपने दिखाया है। अब राजनीतिक लोगों के बीच में ये भी आवाज उठने लगी है कि आपदा से जो ग्रस्त हैं उनको 2 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। देहरादून की स्थिति आप रोज दिखा रहे हो कि देहरादून कैसे जो है सड़कें जाम में, और सड़कों में पानी, पानी में सड़क, सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क, आप रोज दिखा रहे हो। और सरकार का रटा रटाया जवाब है धामी जी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और जमीनी हकीकत आपने दिखा दी। ऐसी स्थिति में जब तीर्थाटन ये नहीं करा पाए सही तरीके से, पर्यटन सही तरीके से नहीं करा पा रहे हैं, अब आपके सामने कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। 1 महीने के अंदर लगभग 5 से 6 करोड़ लोग हर वर्ष आते हैं। लगभग 15 से 20 करोड़ व्यक्ति रोज जल लेकर पैदल आता है। यशी जी, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार से लेकर नीलकंठ के बीच में सार्वजनिक टॉयलेट कहीं नहीं है, जिस कारण जो गंदगी, अफरा तफरी का माहौल सड़क के किनारे होता है वो किसी से छुपा नहीं है। अगर बरसात ना हो तो आदमी बदबू से परेशान हो जाए। मेरा कहने का मतलब है कांवड़ यात्रा में यात्रियों के लिए नहाने की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और क्योंकि मैं यमकेश्वर क्षेत्र से आता हूँ, 5 दिन हमारे यहाँ यात्रा बिल्कुल इस कदर होती है चरम पर कि आम ग्रामीण घर से बाहर नहीं निकल सकता। सड़क जाम हो जाती है, पुलिस के द्वारा आम आदमी के लिए आना जाना मनाही हो जाती है। केवल कांवड़ यात्री और पैदल यात्रियों के लिए वो सड़क खुलती है जल अभिषेक के लिए। मेरा कहने का मतलब है, आखिर हम विपक्ष के नाते या आम जनमानस कितने सवाल खड़े करेगा सरकार की कार्यप्रणाली पर, मगर सरकार है कि हवाई बात करती है, हवाई दौरे करती है, और हवाई दौरे में कह भी देती है
कि सब जगह चाक चौबंद व्यवस्था है। ऐसे में गौला का आपने हाल देख लिया, कुमाऊं में नैनीताल का आपने हाल देख लिया, पिथौरागढ़ का हाल देख लिया, चंपावत लोहाघाट का हाल देख लिया, कितनी बुरी दुर्गति है और मैदानी क्षेत्रों में पानी से आम परेशान है। मेरा कहने का मतलब है, हमें भी बड़ा दुख होता है, राज्य हमारा, सरकार हमारी, पैसा हमारा खर्च हो रहा है, मगर नेताओं की जेब में पैसा जा रहा है, आम आदमी को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि आप बार बार प्रोग्राम करके दिखा रहे हो ताकि सरकार अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए, मगर दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है। और जब अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर अव्यवस्थाएं फैली हुई है, जो कि स्मार्ट सिटी है, ऑल वेदर रोड का आपने हाल बता ही रखा है, तब आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाज पार्टी बनकर साबित हो चुकी है, उससे विकास की उम्मीद करना और आम जनमानस को सुविधाएं देना। शांति प्रसाद भट्ट जी, वापस आते हैं आपके पास। धनवीर सिंह रावत जी, अध्यक्ष व्यापार मंडल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सरकार से नाराजगी चल रही है व्यापारियों की, क्या नाराजगी है ये, और इसमें आपकी क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? अनम्यूट कीजिएगा धनवीर जी। जी धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद आपके चैनल का कि आपने चार धाम के व्यवसायियों और व्यापारियों की जो पीड़ा थी उसको उठाया। और जैसा कि समस्या तो पूरे चार धाम में जितने भी होटल व्यवसाय हैं, व्यापारी हैं, घोड़ा खच्चर वाले हैं, तो सबकी समस्या है। अब व्यापारियों को जो है इस सीजन की जो तैयारी चल रही थी, सबने अपने जो है दुकानों में अच्छा खासा सामान रखा था, होटल सजे हुए थे। और जो सबसे बड़ी समस्या आई है पंजीकरण की, क्योंकि शुरुआत में जो यात्रा थी पहले हफ्ते बहुत अच्छी चली और सभी के जितने भी व्यवसायी थे सभी खुशहाल थे, उनको लगा कि ये सीजन जो है बहुत बढ़िया जाएगा। और उसी बीच में जब यात्रियों को पंजीकरण के नाम पे जगह जगह रोका गया। अब मैं यमुनोत्री धाम की अगर बात करूंगा तो 6 जगह जो है बैरे लगा के यात्रियों को मतलब एक किस्म से परेशान किया गया। अब कोई भी यात्रा जो है वो धार्मिक दृष्टि से आ रखा है और उनको धनवीर सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक, कनेक्शन प्रॉब्लम है, वापस आते हैं। जपेंद्र जी, बहुत सारे आरोप हैं, एक और व्यापारी खुश नहीं है, कांवड़ यात्रा सर पर है, तैयारियां क्या है सरकार की? सरकार की तैयारियां तो निश्चित तौर पर पहले से बेहतर हैं। सरकार तैयारियों के लिए ही होती है, शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से यहाँ हमारे कांग्रेस के साथी और हमारे यूकेडी के शांति जी ने जितनी मेहनत ये लोग सरकार को कोसने की तैयारी के लिए करते हैं, अगर शांति जी इससे आधी मेहनत अपने यूकेडी को सुधारने के लिए कर लेते तो कम से कम एक आधा विधायक यूकेडी का आ जाता। बहुत अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मेहनत भी खूब करते हैं। लेकिन जितनी मेहनत सरकार को घेरने की, कोसने की और एक से एक ऐसे नकारात्मक तथ्य निकालने की, अब भाई आप सुझाव दीजिए। माना आपका विधायक नहीं है कोई, और लेकिन हम तो मानते हैं ना कि आप यूकेडी का दिल हैं, यूकेडी की उत्तराखंड की रगों में बसती है, तो यूकेडी के सुझावों का स्वागत है, लेकिन आप उसके सुझावों की दृष्टि से आगे आइए। दूसरी तरफ हमारे शीशपाल जी, आज शीशपाल जी भी पूरी लय में नजर आए, बिल्कुल जैसे मतलब सरकार के मुखिया यही बन गए हो। तो निश्चित रहें, हमारे विपक्षी साथी हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, आपकी लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका है और आप समय समय पर सचेत भी करते हैं। तो निश्चित रहें, सरकार की तैयारी पूरी है, शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखा गया है और सरकार जानती है कि हर साल यात्रा का दबाव ज्यादा रहता है और उसमें स्थानीय नागरिकों की क्या समस्याएं हैं, यात्रा को लेकर यात्रा रूट में किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हाँ, व्यवस्थाओं में थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि एकदम से व्यवस्थाओं को, क्योंकि मोबाइल वैन्स की व्यवस्था करनी पड़ती है, मोबाइल शौचालयों की व्यवस्था करनी पड़ती है, हो सकता है कि कहीं कमी पेशी रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं है
कि सरकार की तैयारियों में कोई कमी है। सरकार की तैयारियों में कोई कमी नहीं है और देवभूमि के अंदर इस बार कांवड़ यात्रा भी सुचारू रूप से रहेगी। स्थानीय नागरिकों की परेशानियों की भी चिंता सरकार कर रही है, स्थानीय व्यापारियों की भी समस्या नजर आ रही है, उनकी चिंता सरकार कर रही है और निश्चित तौर पर रास्ते निकाले जा रहे हैं कि हमारे स्थानीय व्यापारी जो इस यात्रा पर आश्रित रहते हैं, यात्रा का इंतजार करते हैं पूरे वर्ष भर, और एक तरफ तो कुदरत का कहर, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर क्लाउड बस्ट, लैंडस्लाइडिंग, बहुत ऐसी जो हम नेचर से हम नहीं जीत सकते, डिजास्टर को लेकर निश्चित तौर पर वहां भी एनडीआरएफ और बाकी सभी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं सभी सुचारू रूप से अपना काम करते हैं और सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। और हम भरोसा दिलाना चाहेंगे सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कि निश्चित तौर पर आप लोग निश्चिंत रहें, ईश्वर बिल्कुल उत्तराखंड के साथ है, देवभूमि है, सरकार आपकी है, आपके द्वारा चुनी हुई है, आपकी सेवा के लिए है और सरकार उसी मंशे से आगे बढ़े। जपेन जी, वक्ता तो खैर आप भी अच्छे हैं, लेकिन सवाल बहुत है, जवाब आपसे लेंगे, लेकिन पहले धनवीर जी की बात सुन लेते हैं। धनवीर जी अपनी बात को पूरा जी, जैसे कि अभी देखा जा रहा मैडम, तो जो यात्रा है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है और कहीं ना कहीं शायद आपने भी अगर ये मुद्दा उठाया है तो आपने भी देखा होगा कि चार धाम की जो यात्रा है बिल्कुल खत्म हो चुकी है और उसका जो मूल कारण हमें लगता है, खासकर कि जो चार धाम में यात्री इस समय आने चाहिए थे उस संख्या में नहीं आ रहे और कहीं ना कहीं जो चार धाम की जो यात्रा बीच में जो पंजीकरण के नाम पे रोकी गई, उसका मुझे मूल कारण लगता है। अभी हमारे कुंवर साहब कह रहे थे, उन्होंने काफी बातें रखी, पर मेन चीज जो है, जब तक समस्या का आप समाधान नहीं ढूंढोगे तब तक चार धाम यात्रा सुचारू नहीं होगी और कहीं ना कहीं ये सरकार को और सभी को देखना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, यहाँ थोड़ा सा आप संशय में है, ये पंजीकरण इस पे इशू नहीं है। जो अभी डिजास्टर को लेकर लैंडस्लाइडिंग हुई है, अत्यधिक बरसात हुई है, जी, इस पर अभी हम आगे बातचीत करते हैं। रतन बड़ी जी का रुख कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। रतन बड़ी डोभाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। रतन बड़ी जी, अब चार धाम यात्रा के बाद कांवड़ यात्रा सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती नजर आती है और ऐसे में जब मौसम बहुत खराब है, डिजास्टर्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं और विपक्ष का मानना है कि सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां नहीं की है। जैसा कि भी शांति प्रसाद जी कह रहे थे, सार्वजनिक टॉयलेट्स नहीं है, नहाने की व्यवस्था नहीं है, पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है और स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, तो ये तमाम समस्याएं लोगों को आगे देखनी पड़ सकती हैं। सब लोगों सुन रहा था, मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार तो आपकी हमारी सबकी माई बाप तो सरकार ही है, तो ये नहीं हो सकता कि सरकार की बात नहीं होगी, मैं ऐसा संभव नहीं है। हम सरकार का ही भरोसा होता है, सरकार का ही व्यवस्था करनी है। ऊंच नीच होती है, अच्छा होता है तो भी सरकार को कहा जाता है, कोई हो गया तो लेकिन जो हमारा जो राज्य है, ये जो प्रकृति है, जो प्रकृति का अपना मिजाज है, वो आपके हमारे सरकार के बस में नहीं है। वो ये घटनाएं सरकार किसी की भी हो, आपकी हो, हमारी हो, ये चीजें जब आती हैं तो वो आती हैं, उनको रोक, हाँ उसकी सावधानी पहले से कोशिश की जाती है, सरकारें भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठी हैं कि ये सारी समस्याएं भी आएंगी, कैसे निपटा जाएगा, कौन कितना ढंग से उस पर हो पाया कि नहीं पाया। मैं ये एक बात इस पर जो अभी जो व्यापारी मित्र भी कह रहे थे और भाजपा के प्रवक्ता, कि मैंने भी ये सवाल कहा है कि आप इसको अगर रेगुलेट आपने करना तो आप हरिद्वार ऋषिकेश से तो कर सकते हैं। हुआ क्या, उस जो मैसेज जो गया है उसके लिए दोषी हम लोग भी हैं, जो पत्रकार बिरादरी भी है, वो भी। अब आप यहाँ से गंगोत्री में चले गए, आपने वहां पे पकड़ लिया, आप ऋषिकेश से और गंगोत्री तक आपको कहीं किसी ने कोई चेक नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। गंगोत्री में जब मैं पहुंच गया हूं तब आपने कह दिया कि आप तो फर्जी आए हैं यहाँ। तो अगर आपने जिसने फर्जी पंजीकरण भेजा है उसको फांसी चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो दर्शन करा दो। आप वहां जब बसें चली गई हैं, आपने वहां से आधे रास्ते से बिना दर्शन के ही उनको वापस भेज दिया।
तो और वो प्रचार माध्यम में आया, उसका बुरा असर तो यात्रा पे पड़ा है, और उसका बुरा असर पड़ा है जो वहाँ का लोकल व्यापारी है, होटल व्यवसायी है। और ये व्यवसाय खाली चार धाम वहीं का नहीं है, हरिद्वार से शुरू होता है, बिल्कुल खाली है। हरिद्वार ऋषिकेश इस समय आप जाए कोई नहीं है। सब लोग जिन्होंने व्यवस्थाएं की थी, होटल लीज पे ले रखे थे, किसी ने नए बनाए, किसी ने ढाबे बनाए कि यात्रा चलेगी। हम उसमें उम्मीद थी लोगों को कांवड़ के बाद, ये कोरोना के बाद से, कि इस बार यात्रा बहुत अच्छी चलेगी और जो हमारे जो संकट थे, जो हमने कर्जे लोगों को ले रखे थे, उसमें से कुछ हम भरपाई कर पाए। लेकिन वो निराशाजनक स्थिति रही है, वो नहीं हो पाई है। अब इसमें ये मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए भी चिंता का विषय होगा, और वो भी सोच रही होगी कोई कि भविष्य आगे के लिए ऐसी कोई चीज नहीं आए, कोई और नहीं व्यवस्था। अगर आपने पंजीकरण, कोई बुरी बात नहीं पंजीकरण, लेकिन पंजीकरण को आप वहां भेज के वापस भेज रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो उसमें सुधार की जरूरत है। अगर आपने रेगुलेट करना है तो आप हरिद्वार ऋषिकेश से करें कि कितनी आपकी क्षमता है वहां पर। एक दिन में गंगोत्री में कितने दर्शन कर सकते हैं, यमुनोत्री में कितने दर्शन कर सकते हैं, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, उस हिसाब से आप वहां लोगों को जाने दीजिए, तो यात्रा भी आपकी लंबी हो सकती है। एक बार में भीड़ भी नहीं होगी, लोगों को कुछ लाभ भी होगा, मेरे हिसाब से। हो सकता है गलत हो। दूसरा मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कांवड़ यात्रा का है, कांवड़ यात्रा में ये हर बार होता है। अभी मैं देख रहा था कि पिछले साल भी सावन के कांवड़ यात्रा के लिए 3 करोड़ रुपए जारी किए गए। ये प्रशासन आज अभी तक भी वो 3 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रहा है कि उसने 3 करोड़ का किया क्या। और ये कल ही सरकार ने 3 करोड़ रुपए आप जारी किए, 9 दिन शेष है। ये 9 दिन में 3 जो करोड़ रुपए हैं, ये किस व्यवस्था पे आप खर्च करेंगे? ये सवाल है व्यवस्थाओं का। ये निरंतर, ऐसा नहीं है कि अचानक मेला आ रहा है, ये तो हर साल आता है। तो हर साल में कोई अस्थायी व्यवस्थाएं भी आपकी होनी चाहिए कि हर साल आप इस तरह से पैसे निकालते रहेंगे, खजाने से देते रहेंगे। ये नहीं हो सकता। आप पार्किंग का व्यवस्था है, इतना करोड़ आएगा, उसके खाने के कहीं आप ढाबे एक व्यवस्था करें ना आप कहीं पे कि यहाँ पे ढाबे लगेंगे, लोग यहाँ खाएंगे। यहाँ पर कांवड़ बाजार लगाते हैं हम लोग। वापस आते हैं आपके पास। रतनमणि जी, आपसे भी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो असर होता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जहां एक और 4 धाम यात्रा इस वक्त अवरुद्ध चल रही है, क्योंकि जगह जगह पर जिस तरीके से मलबा आ जाने की वजह से रूट बंद है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं यात्री भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। व्यापारियों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। अब कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, जपेन जी का रुख कर लेते हैं। जपेन जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप? हाँ, इसके बाद शीशपाल जी आपके पास आते हैं। देखिए, अभी हमारे रतनमणि जी निश्चित तौर पर वो भी आज आंकड़ों की ही बात करते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पर रतनमणि जी, सरकार ने सभी व्यवस्थाएं तो की होती, अगर सरकार पैसा जारी नहीं करेगी तो व्यवस्थाएं आगे कैसे बढ़ेगी। और ये आप ये सोच सकते हैं कि बिना व्यवस्थाओं का जायजा लिए, बिना उसे किस किस सेक्टर में, कहाँ हेल्थ में, सफाई में, उनकी व्यवस्थाओं में, भोजन पानी में, या दवाई में, या अपना मोबाइल जो हमारी वैन्स चलती हैं, शौचालय हैं, सभी जगह शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, हर साल वो व्यवस्थाएं देखते हैं। तो ठीक है, आपको अगर उसका ऑडिट चाहिए, वो सारी चीजें हैं, वो आप बाद में मांग सकते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की ओर से पूरी होती हैं, सरकार की उसमें पूरी विभागीय मॉनिटरिंग रहती है, और वो पैसा कहीं जाया ना हो, व्यवस्थाओं में पूरा लगे। तो ये तो सरकार का काम होता है, और अधिकारी इसी काम के लिए होते हैं, इसी देखरेख के लिए होते हैं। हाँ, आपके जो कई अच्छे सुझाव हैं, किन्हीं सुझावों की तरफ उनका हमेशा सरकार ने स्वागत करा है। अच्छे सुझावों से सरकार आगे बढ़ती है, और अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए जाते हैं कि अगर जनता की तरफ से, जनता के नुमाइंदों की तरफ से, सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से, राजनीतिक दलों के विपक्षी लोगों की तरफ से जहां से भी अच्छे सुझाव आए, आप उन
उन अच्छे सुझावों को आत्मसात करिए और निश्चित तौर पर उन्हें धरातल पर उसका इस्तेमाल करिए ताकि अच्छे रिजल्ट्स आए। तो आप निश्चिंत रहें, बहुत अच्छी तैयारियों के साथ यात्रा भी चलेगी और बहुत अच्छी तैयारियों के साथ इसका समापन भी होगा। शीशपाल जी, देखिए येसी जी, भाजपा के प्रवक्ता जितनी मजबूती से बात रखते हैं उतनी मजबूती से धरातल पे व्यवस्थाएं नजर नहीं आती है, इसीलिए जो है दिक्कतें होती हैं। और जिस तरीके से इस बार चार धाम यात्रा में स्थानीय व्यापारियों को मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि यात्रा व्यवस्थित तरीके से चल नहीं रही और ये सारी की सारी सरकारी होमवर्क की कमी के कारण है। आखिर जब हम पहले चेता रहे थे, आपको याद होगा ये सीधी बार बार यात्रा शुरू होने से पहले कि आप अपना होमवर्क मजबूत कीजिए। आपको पता है कि मानसून सीजन में पर्वतीय क्षेत्रों में क्या दिक्कतें होती हैं, चार धाम यात्रा में क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो आपने तब सबक क्यों नहीं सीखा पिछली गलतियों से और तब व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधारी? तो ये तो सीधे सीधे ऐसे चला जैसे कि पहली बार चार धाम यात्रा हो रही हो। इस केस में 15-15, 20-20 दिन तक आपने देखा जिस तरीके से श्रद्धालु मारे मारे घूमते रहे। जो जमा पूंजी वो चार धाम यात्रा के लिए लेके आए थे वो वहीं पे उनके खर्च हो गई। मैंने तब भी आपके चैनल पे और तमाम चैनलों पे आशंका व्यक्त की थी, अब इनकी चार धाम यात्रा कैसे होगी? क्योंकि एक लिमिटेड जमा पूंजी के साथ आदमी चार धाम यात्रा के लिए आता है, आप उसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे थे। और आगे जो बढ़ भी रहा था तो मैंने एक पत्रकार मित्र का उदाहरण दिया था, उसने नाम न बताने की शर्त पे मुझे बताया कि भाई साहब मैं स्वयं गया और मैंने देखा कि वहां पे मुझे पुलिस की टीम ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते, आपके पास परमिशन नहीं है। उसने नहीं बताया मैं पत्रकार हूं, कहने लगे नहीं ऐसा है, इसके लिए खर्चा लगेगा तभी जा पाओगे। उसने कहा कितना लगेगा? कि 10,000 रुपए। उसने कहा कि ना मैं 10 नहीं, कहने लगे यार 7 ही दे दो। जब उसने आरटीओ को फोन किया यहाँ इस प्रकार का वो चल रहा, तब उसने कॉल किया, क्या करो, तब भागे वो। तब 10-20 गाड़ियां निकली, फिर बाद में वही डर रहा। तो चारधाम यात्रा में अब अव्यवस्थाओं के साथ करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा है। कैसे आएंगे श्रद्धालु आप बताइए? और वो जब अपने गंतव्य तक पहुंचे ही नहीं, व्यवस्थित तरीके से दर्शन करेंगे नहीं, और बिना दर्शनों के जिस तरीके से आदरणीय रतनमणि डोभाल जी ने बताया कि श्रद्धालुओं को वापस लौटाया गया, लौटने पे मजबूर हुए, तो उससे संदेश अच्छा नहीं गया। वो जो यात्री गए अपने गंतव्य को वापस लौट के, उन्होंने कहा कि इतनी दिक्कतें हो रही है, फिर बाकी के लोग भी नहीं आए। तो सरकार को इससे सबक लेकर के अपनी गलती में सुधार करके व्यवस्थित तरीके से जबेन जी, देखिए शीशपाल जी सीधे सीधे कह रहे हैं सबक लीजिए, पिछली यात्राओं से कुछ सीखिए और उस पर काम करिए। आऊंगी मैं शीशपाल जी, होल्ड ऑन एक सेकेंड, फटाफट जवाब ले लेते हैं। जबेन जी, देखिए अभी पीछे जो मौसम विभाग की चेतावनी थी और हमने उसका ये भी असर भी देखा कि कितना वहाँ कितनी जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है, भारी लैंडस्लाइडिंग हुई है, अत्यधिक बरसात थी। तो अगर कहीं थोड़े दिन के लिए यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया तो निश्चित तौर पर वो यात्रियों की जान माल की सुरक्षा और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए लिया गया। क्योंकि जब यात्री अत्यधिक होते हैं तो ऐसे में स्थानीय नागरिक भी अपने पूरे साजो सामान के साथ उन्हीं पॉइंट्स पर होते हैं जो पॉइंट्स डेफिनेटली रास्ते में बरसात की अत्यधिक बरसात की वजह से जहां लैंडस्लाइडिंग का डर बना रहता है, यहाँ क्लाउड बर्स्टिंग का डर बना रहता है। तो स्थानीय नागरिकों की जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से, यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से कि कोई अनहोनी ना हो, और ये हमने देखा भी, उसका असर भी हुआ। अभी जो केदारनाथ के रास्ते में जो लैंडस्लाइडिंग हुई, इतनी भारी लैंडस्लाइडिंग हुई, तो अगर वो यात्रा सुचारू रूप से चल रही होती तो निश्चित तौर पर कोई भी घटना हो सकती थी। तो सरकार सचेत है और अच्छे के लिए करती है, जान माल की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जबेन जी, लेकिन एक सच तो ये भी है ना कि आपको पहले से पता था कि इस बार बहुत संख्या में श्रद्धालु आएंगे, इसका क्रेडिट आप लेने के लिए, सभी क्रेडिट लेने के लिए आमादा थे, और ये कहा जा रहा था कि ये हमारी ताकत है या हमारी व्यवस्था है कि इस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं। आज जब श्रद्धालुओं को वापस लौटना पड़ रहा है, रतनमणि जी यही तो कह रहे थे कि एक तो श्रद्धालुओं को आपने वापस लौटाया, ये भी कहीं ना कहीं एक गलत संदेश गया, और आज वही वजह है कि अब यात्री जो है बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। साथ ही साथ व्यापारियों का ये कहना है कि आपको ये जो पंजीकरण अनिवार्यता है ये खत्म कर देनी चाहिए। जैसा कि अभी शीशपाल जी बता रहे थे कि जाहिर सी बात है कई लोग ऐसे होते हैं, निकल पड़ते हैं, उसके बाद उनको पता है कि जुगाड़ से काम तो ही जाना है, दर्शन तो मिल ही जाने हैं।
सब चाहते हैं कि हमें पता है कि उत्तराखंड में यात्रा हर साल बढ़ती है और हमारे पर्वतीय जनपदों में यात्रा रूट पर ये एक बहुत बड़ी आर्थिकी का साधन भी है। लेकिन कुदरत का क्या किया जाए, ये जो जुलाई अगस्त में जो लैंडस्लाइडिंग, अत्यधिक बरसात, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो हम सब मिलकर कुदरत के आगे यही प्रार्थना करें कि ये जो जुलाई अगस्त का महीना है, 15 अगस्त के बाद सब कुछ सामान्य होना शुरू हो जाता है और अक्टूबर तक यात्रा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये जो एक हमारा जो एक सेंसिटिव टाइम जोन है जुलाई का और 15 अगस्त तक का, तो हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हम कुदरत के कहर से उत्तराखंड बचा रहे, यात्रा रूट बचे रहें, यात्री बचे रहें और सभी को दर्शन करने का लाभ मिले। तो ये कुदरत के आगे हम सब लोग नतमस्तक हैं और मजबूर हैं। हम बस कुदरत के आगे प्रार्थना कर सकते हैं और सरकार भी चाहती है कि अत्यधिक यात्रा हो और हमारे पर्वतीय जनपदों के हमारे जो स्थानीय उत्तराखंड वासी भाई बहन हैं, जिनकी आर्थिकी का ये एक बहुत बड़ा साधन है, तो उनके दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो। तो ये 15 अगस्त तक थोड़ा सा एक सेंसिटिव टाइम जोन रहता है, तो वहां हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करने चाहिए और सरकार का और अधिकारियों का सहयोग भी करना चाहिए। धनवीर सिंह जी, यहाँ पर जिस तरीके से अभी जपेंद्र जी ने कहा कि जो समस्या है वो मानसून की है और ये बात मैं तो ये कहना समझ चाहूंगा रहे। मैडम आपके चैनल के माध्यम से, आखिरी शीशपाल जिसके बाद आती हूँ मैं, रुक जाइए। यात्रा काल का भी समय बचा हुआ है, अगर जो समस्या हुई है उनका कुछ संज्ञान लेके सरकार आगे व्यवस्था बनाए तो मुझे लगता है आने वाले समय में अच्छी यात्रा चल सकती है। और दूसरा मैडम, जब यात्रा शुरू हुई थी तो हमने नागौर में जो पहला जत्था आया था यात्रियों का, हमने उनका बहुत स्वागत करा और उन्होंने उस चीज को महसूस किया और उन्होंने अपने माध्यम से उसको प्रचार प्रसार किया। परंतु वही चीज यार यात्रियों को एक जगह पे 4-4, 5-5 घंटे जब रुकना पड़ता है तो उनकी जो भावना है वो बहुत खराब होती है और उसका जो संदेश आता है पूरे देश में, क्योंकि यही चीजें होती हैं जिससे यात्रा में व्यवधान होता है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा, क्योंकि आपस में टिक्का टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं, समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए और आगे जो समय बचा है उसके लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए। शीशपाल निश्चित तौर यसी जी देखिए, अभी मानसून कब आया? मानसून तो 29 तारीख के बाद उत्तराखंड में आया और उसके बाद बारिश हो रही है, लेकिन पूरे जून के महीने में जो यात्रा में व्यवस्था का रहा, यात्री पहुंच ही नहीं रहे थे और तमाम जो कारोबारी जो मायूस थे, तो इससे भी सबक ले कि आपको जो है जब समय रहता है सरकार के पास, अधिकारियों के पास, इसका जो है व्यवस्था का जो गलत मैसेज गया और नहीं जाएगा। सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए, अपनी पीठ थपथपाने के बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। मानसून के कारण तो अब ये 5-10 दिन से दिक्कतें हुई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 तारीख को बंद हुआ ये सीधी, और उस दिन कहा गया शाम तक खोल देंगे, कल सुबह तक खोल देंगे, लेकिन आज अभी तक यही स्थिति है मेरी जानकारी में कि अभी तक राजमार्ग नहीं खुला। 3000 से ज्यादा यात्री वहां फंसे हुए हैं। तो ये स्थितियां और पहली बार नहीं हो रही है घटनाएं उत्तराखंड में। आपदा जपेंद्र जी रुक जाइए जरा। धनवीर जी अपनी बात को पूरा करें, उसके बाद शांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास आती हूँ, उसके बाद रतन मणि जी। धनवीर सिंह जी, ये तो पार्टियों का जो भी है, मैं ही कह रहा हूँ मैडम, जो व्यवस्थाएं की जो भाई साहब बात कर रहे थे मैडम, 6 जून से जो है बड़कोट नगर में पानी की समस्या है और हड़ताल चल रही है और आज की डेट में 1 महीना से ऊपर का समय हो गया। हमारे एक महाराज जी है यमुना घाटी के, वो 6 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, सिर्फ यहाँ जनहित को देखते हुए और पानी के लिए वो अन्न का त्याग करा हुआ। परंतु अभी तक सरकार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिन्होंने यहाँ की पीड़ा को समझा हो और नगर की और पानी की समस्या को दूर करने की बात रखी हो। ठीक है, समस्याएं होती है, समाधान करना सरकार का काम होता है, ये चीजें भी ध्यान रखनी होगी और समस्याओं पे ध्यान देके समाधान ढूंढना होगा। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी। यसी जी, 1 घंटे की इस डिबेट में एक बात तो साफ निकल कर आई है कि पीड़ित व्यापारी ने भी सरकार पर उंगली उठाई, पत्रकार ने भी उंगली उठाई और सरकार के प्रवक्ता के द्वारा स्पष्ट से कह देना कि विपक्ष सरकार को बदनाम कर रहा है। भैया ये न्यूज़ जो है, जो एक खबर दिखा रहा है, ये जनहित में दिखा रहा है या सरकार के खिलाफ दिखा रहा है? अरे भाई, जनता के हित में सरकार काम करे तो के न्यूज़ वाले क्यों दिखाएं? अब ये इनकी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि ये के न्यूज़ पे उंगली उठा दें। मैं पूछना चाहता हूं कि मई जून में कौन सी बरसात थी जो वहां उस समय रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए? तब आपने कहा रुक जाएगा जपेंद्र जी, भीड़ हो गई इसलिए रोकना पड़ रहा है। अब अत्यधिक बारिश हो गई इसलिए रोकना पड़ रहा है। अब अत्यधिक गर्मी होगी इसलिए पानी नहीं दे पा रहे। तो भाई ये सरकार बना चला क्यों रहे? फिर ये
ये क्या मतलब है इस तरीके का बात करने का? भाई बरसात के मौसम में बरसात नहीं होगी तो क्या गर्मियों में होगी? और अगर कांवड़ यात्रा जो 6-7 करोड़ लोग यहाँ उत्तराखंड में आएंगे एक महीने में, उनको टॉयलेट तक तो आप व्यवस्था दे नहीं पा रहे हो, पानी की व्यवस्था उनको कर नहीं पा रहे हो, और उसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल बनेगा और फिर वही ये चैनल जो है आवाज उठाएंगे तो आप कहोगे कि विपक्ष हमको बदनाम कर रहा है। अरे आखिर कब तक कहोगे कि धामी हेलीकॉप्टर में बैठ के घूम घूम के उत्तराखंड में जो है तरक्की कर रहे? जपेन जी रुक जाइए, जवाब आपसे ही लेंगे। दिल्ली जा जाकर नहीं, उत्तराखंड आवश्यक है, इन्हें अभी टोकना आवश्यक है। यशी जी 30 सेकंड, इन्हें अभी टोकना ठीक आवश्यक है, है। जवाब दीजिए जपेन जी, जवाब दीजिए फटाफट। ये नाव लगा देखिए कितने आराम की मुद्रा में रेस्ट चेयर पर बैठकर पीठ पीछे कर बैठकर ये यूक्रेन के नेता सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं। आराम की मुद्रा में बैठकर डिबेट में भाग लेना अलग बात है, और धरातल पर सरकार की तरफ आपके पास नुमाइंदे उस धरातल की सच्चाई के लिए कुछ भी लेना चाहेंगे। ये सब बैठकर अपनी नेतागिरी झाड़ेंगे, डिबेट में हिस्सा लेंगे, सरकार को घोषणे का काम करेंगे, प्रश्न काटने का काम करेंगे, लेकिन ना इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास कोई नीति है। तो निश्चित तौर पर इसी विपक्ष के इसी रवैये की वजह से जनता ने बार ठीक है जपेन जी रुक जाइए। दुर्भाग्य की बात यह है कि आपको ये सोचना चाहिए, यदि विपक्ष के लोग और अगर चैनल वाले दिखा रहे हैं तो आपको तथ्यों के साथ पर आना चाहिए कि यदि बद्रीनाथ रोड टूटी है तो उसके पीछे ब्लास्टिंग का कारण था, या गलत तरीके से सड़क का कटान था, या अत्यधिक वर्षा के कारण वो सड़क टूटी। अरे सीधे सीधे होके बैठ जाइए, आराम से मुद्रा में डिबेट नहीं होती है, इतनी आराम से मुद्रा में डिबेट नहीं होती है। तो आपको ये बताना चाहिए कि भाई कैसे आपका लक्ष्य पूरा होगा। 75 लाख 80 लाख यात्री कैसे आएंगे जब आपने 15 दिन में यात्रा को धनवीर जी आऊंगी मैं, रुकिएगा, बाधित कर दिया। ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल स्थानीय व्यापारी पंडे पुरोहित कर रहे हैं। भट्ट साहब ये कह रहा हूँ, एक दूसरे पे टिकटा टिप्पणी करके समस्या का समाधान नहीं होगा। आप लोगों को भी देखना होगा, 4 धाम यात्रा तभी सुचारू होगी जब आप लोग सामूहिक रूप से सहयोग करेंगे। अच्छा भाई एक बात बता दो, सहयोग करना इन्होंने नहीं सीखा, इन्होंने आराम की मुद्रा में लेकर सिर्फ डिबेट करना सीखा है। ठीक है रतन मनी जी का रुक कर लेते, रुक जाइएगा। शांति प्रसाद भट्ट जी और जपेन जी रुकेगा। रतन मनी जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। ठीक है रुक जाइए, शांति प्रसाद जी रुक जाइए। शांति प्रसाद जी आखिर 4-5 दिन से लगातार पूरे उत्तराखंड के अंदर शांति प्रसाद जी रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। रतन मनी जी अंदर बंद करो, रुकेंगे नहीं है, काम धंधे ये रुकेंगे नहीं। शांति प्रसाद जी प्लीज। उत्तराखंड के अंदर चलता रहेगा, एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ शांति प्रसाद जी रुक जाइए। कमी नहीं है तो फिर सीधा बोलिए। भट्ट साहब तब बोलते हैं ना जब नैनीताल में जो है कैंची धाम से ज्यादा यात्री गए, 4 धाम में कितने, तब क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? अबे वही तो है, सावन के अंदर नहीं उठाएंगे रुक जाइए। शांति प्रसाद जी प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट, होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज। रुक जाइए शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी रुक जाइए। अगर आप शांति प्रसाद जी रुक जाइए जरा। रतन मनी जी को सुन लेते हैं, वापस आ जाएंगे आपके पास, रुकिएगा जरा, रुक जाइए प्लीज। रतन मनी जी हम माफी चाहेंगे, इतने प्यार से शांति जी आराम की जपेंद्र जी प्लीज, आपका नाम रतन मनी जी है। जपेंद्र जी रुक जाइए जरा, रुक जाइए, आपका भी नंबर आएगा, रुक जाइए जपेंद्र जी। शांति प्रसाद भट्ट जी रुक जाइए, दोनों को म्यूट करिएगा। रतन मनी जी उत्तराखंड के यात्रियों को जिस तरीके से रोका जा रहा है गलत तरीके से, उसके दुष्परिणाम हमारे प्रसाद जी प्लीज धरने क्यों दे रहे, क्यों बद्रीनाथ को अस्त व्यस्त किया हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ,
वहाँ के पंडित पुरोहित बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी शांति प्रसाद जी को म्यूट करिए। शांति प्रसाद जी रुक जाइए, बहुत हो गया प्लीज। जमीन जी आप भी रुकिए जरा। रतन मनी जी, जी रतन मनी जी अनम्यूट कीजिएगा पहले तो आप। अच्छा हो गया जी बोलिए। आ रही है आवाज मेरी? जी 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 हाँ, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि सब लोग इस तरह से वो जो चिंतित हैं, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये मेरा जो अनुभव है, जो हम यात्रा को देख रहे हैं, ये जुलाई में तो एडमिशन का और ये सब वो रहते हैं, 1 जुलाई से स्कूल जब खुलते हैं उस समय यात्रा में कमी आती है। सब लोग अपने बच्चों के उस व्यवस्था में लगते हैं और बरसात भी उसका एक कारण होती है। वो ये समय एक ही समय होता है। और लेकिन सिर्फ यही है कि जो कमियां अभी तक सब लोगों ने बताई हैं वो उनको ध्यान देके उनको दुरुस्त किया जा सकता था कि जो अब जो गलतियां हो गई हैं, जो लोग बता रहे हैं, सब उन पर शासन प्रशासन उन पर गौर करेगा, निश्चित रूप से करेगा कि उनको दोहराया ना जाए, उन गलतियों उनमें सुधार होगा। लेकिन यात्रा अभी चलनी है। अभी हमारे अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर तक यात्रा चलनी है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे प्रदेश की भी आर्थिकी है और जिन लोगों ने जैसे तैसे करके कुछ व्यवस्थाएं की, किसी ने होटल खड़े किए, किसी ने कुछ किया है, उनका भी वो भी पार हो जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद करनी चाहिए और सरकार भी वो व्यवस्था में लगेगी। हम ये बात मैं सिर्फ एक जो बीजेपी के भाई जपेंद्र जी कह रहे थे प्रवक्ता, मैं ये इसलिए ये कहा था कि 3 करोड़ रुपया आज आप जारी कर रहे हैं। 22 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है, 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के बाद 22 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो, और ये सावन के कांवड़ यात्रा हो या शारदीय कांवड़ यात्रा हो, ये इनके लिए समय निश्चित है, इन्होंने हर साल होना है। तो हर साल क्यों सरकार कोई मुश्किल व्यवस्थाओं की तरफ क्यों नहीं जाती कि भाई ये हर साल होता है तो कुछ काम ऐसे हो जाए। हम सरकार से उम्मीद ही कर सकते हैं कि सरकार कांवड़ यात्रा को बेहतर करेगी। माफी चाहूंगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एक कमजोर स्थिति के अंदर जा रही है। आज कांग्रेस बड़ी कमजोर हो रही है और आने वाले समय के अंदर जब उनके पास बताने के लिए भी कुछ नहीं है और वो झूठ का सहारा लेकर के उन्होंने अपनी बात को कहते हैं, परंतु आगे इनका ये झूठ चलने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी के विचार के साथ जुड़ करके हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का काम हम सब करेंगे। भाइयों, आज आप सब पार्टी के अंदर आए हैं, आप सबका स्वागत मैं खुले दिल से करता हूं। आप लोगों से एक आग्रह भी करता हूं कि आप अपना मोबाइल निकालिए। जितने लोग आज भारतीय जनता पार्टी निखिल मदान जी के साथ आए हैं और अपने मोबाइल के ऊपर एक नंबर डायल कीजिए। जब आप नंबर डायल करेंगे तो एक लिंक आपके पास आ जाएगा और उस लिंक में आप अपना पूरा विवरण भर देंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। ये नंबर है 78200 78200 78200 78200। आप इसके ऊपर मिस कॉल मारेंगे तो कुछ ही सेकंडों के अंदर आपके पास एक लिंक आ जाएगा और उस लिंक से आप अपना पूरा विवरण, नाम, फोन नंबर और एड्रेस आप उसके अंदर भर देंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता के रूप में आज आपने ज्वाइन किया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और आप सबका साधुवाद मैं देता हूं और हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और निखिल मैदान जी और आप सब कार्यकर्ता, मैं एक विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं
किसी के सम्मान में हम कमी नहीं होने देंगे। आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और निखिल जी, आप बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ आए हैं। आपका जोरदार भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके सम्मान को हम ऊंचा करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली से नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, साथ ही साथ उनके साथ मनोहर लाल खट्टर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अन्य पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, यहाँ पर उनसे संवाद स्थापित कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी का स्वागत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक बार फिर से हरियाणा में कमल खिलेगा। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से मौसम की मार कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को झेलनी पड़ रही है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है, इसकी वजह से चारधाम यात्रा अवरुद्ध नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अब कांवड़ यात्रा को लेकर क्या सरकार की तैयारियां हैं, इसको लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।